तीसरे दिन जब वह सिंहासन पर बैठने को हुआ तो चंद्रकला नाम की तीसरी पुत्री ने उसे रोककर कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हो? पहले विक्रमादित्य जैसे काम करो, तब सिंहासन पर बैठो। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य ने कैसे काम किए थे? पुतोई बोली, लो सुनो। तीसरी पुत्री चंद्रकला ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर ठन गई कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता है कि बगैर मेहनत के कुछ भी असंभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना था कि जिसके जो भी मिलता है उससे भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती है। उसके विवाद ने ऐसा उग्र रूप ग्रहण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र की भी पर चकर गई। पुरुषार्थ को वे नहीं मानते जिसके भाग्य में सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ को उनका उदाहरण प्रस्तुत करना, जिन्हें मेहनत से सब कुछ हासिल किया था। इंद्र असमस में पड़ गया और किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। काफ़ी सोचने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। उन्होंने लगा सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ यही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कह दिया। पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश में विक्रमादित्य के पास चल पड़े। विक्रमादित्य को भी झगड़े का तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने बाद आने को कहा। जब वे चले गए, विक्रमादित्य ने काफ़ी सोचा। समाधान के लिए वे सामान्य जनता के बीच वेश बदलकर घूमने लगे। काफ़ी घूमने के बाद भी कोई संतोषजनक हल नहीं मिला। दूसरे राज्य में भी घूमने का निर्णय किया। काफ़ी भटकने के बाद कोई समाधान नहीं मिला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें उनके यह कहने पर दी कि जो दूसरा कोई नहीं कर सकता वे कर देंगे। कुछ दिन बाद व्यापारी जहाज पर अपना माल लगाकर दूसरे देश में व्यापार करने के लिए समुद्र रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों अलावा उसके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों को भय और हताशा की लहर दौड़ गई। उसी तरह जहाज टापू के पास आया और वहाँ लंगर लगा दिया। जब तूफान समाप्त हो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाने न उठा। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ले ली थी कि जो कोई न कर सकते वे कर देंगे। उसने विक्रम से लंगर उठाने को कहा। लंगर उससे आसानी से उठ गया। लंगर उठाते ही जहाज तेजी से बढ़ गया, लेकिन टापू पर विक्रमादित्य छूट गए। उसकी समझ में नहीं आया क्या किया जाए। टापू पर घूमने फिरने चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पत्रिका टंगी थी जिस पर लिखा था कि यह राजकुमारी का विवाह पराक्रमी विक्रमादित्य से ही होगा। वे चलते चलते महल तक पहुँचे।
राजकुमारी उसका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे कुछ सेवकों को साथ लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्वास के लिए जहाँ डेरा डाला वहीं एक सन्यासी की भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और छड़ी दी। इस माला की 2 विशेषता थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था। गले में माला रखने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाएगा। छड़ी से उसका मालिक सोने के पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रमादित्य ने राज लौटे। एक आधान में घर कर संग आया, सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भेज दिया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज्य में बुला लेंगे। उद्यान में ही उसकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफ़ी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि अपने राजा कभी उसकी सुख लेने तथा उसकी विप्रलता को दूर करेंगे। राजा विक्रमादित्य पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसे अमूल्य चीज़ पाकर दोनों बहुत विक्रमादित्य गुणगान करने लगे। राजा विक्रमादित्य दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 मास की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ और भाग्य अपने फैसला के लिए उसके पास आए। विक्रमादित्य ने फैसला दिया कि भाग्य और पुरुषार्थ की एक दूसरे के पूरक है। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उसे ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहाँ से चले गए। कहानी सुनाकर पुत्री बोली, जो राजा, बोलो राजा, क्या आप में है ऐसे न्यायप्रिय फैसला देने की वैधता और अमूल्य वस्तु दान देने का हृदय और सामर्थ्य। राजा फिर चौक में पड़ गए और तीसरे दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ सके। चौथे दिन चौथी पुतली कामकलग्ना ने सुनाई विक्रमादित्य के दानवीर की कथा।